नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि दिल्ली के धमाके और जिसे अब 2 दिन के बाद भारत सरकार ने कहा है कि ये एक आतंकवादी हमला था और अब इसे लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित किया है। कुछ सवाल बने हुए हैं कि क्या भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल को फॉलो कर पाने में या फिर उनका खुलासा कर पाने में नाकाम रही या फिर कहाँ चूक हो गई जिसकी वजह से लाल किले के पास ये जबरदस्त धमाका हुआ, आतंकी हमला हुआ, जिसमें अब मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जिस शख्स की मौत बताई जा रही है गुरुवार सुबह हुई है, उनका नाम बिलाल था। सबसे पहले हम अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के प्रति जताना चाहते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि कुछ सवाल बने हुए हैं और कुछ फैक्ट्स जो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े हुए ये तथ्य है निकलकर सामने आए हैं। अब तक का जो अपडेट है, दिल्ली में लाल किला आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और गुरुवार सुबह जिनके मौत की खबर आई उनका नाम बिलाल बताया जा रहा है। अब तक की जो जाँच हुई है उसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं ये भी अपने दर्शकों के सामने हम थोड़ा रखना चाहते हैं कि कुल 8 सस्पेक्ट्स हैं और कहा जा रहा है जांच में ये पता चला है कि 4 टारगेट्स इनको दिया गया था। 2-2 के ग्रुप में इनको एक एक बड़े शहर में धमाके करने थे। ये मॉड्यूल, इस टेरर मॉड्यूल का चल रहा था भारत में। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन का टेरर रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। तो फिर ये सवाल उठता है कि टेरर रिकॉर्ड जब था तो क्या इनको ट्रैक या फिर इनका जो सुपरविज़न होना था, फॉलो अप होना था, वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ चूक गई। उमर और मुजम्मिल के कमरों से डायरियां मिली हैं और इसमें कुल 25 नाम लगभग बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो अधिकतर ये नाम है वो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रिहायशी लोगों के निकले हैं। और ये भी है कि तुर्की का एक मामला सामने आया है कि तुर्की ने भारतीय मीडिया के आरोपों को नकारा है, जिसमें भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा था कि तुर्की आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दे रहा है, जिस पर तुर्की ने इसे नकारा है। और संरक्षण देने की बात और भारत और इंडिया और तुर्की के जो संबंध है उसको नुकसान पहुंचाने वाला इसे करार दिया। ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़ चुके हैं आज वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद पावा, फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट मेजर जनरल राजन कोचर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में उत्कर्ष सर आपसे करना चाहती हूँ, 2 दिन लग गए आतंकवादी हमला घोषित करने में, आखिर चूक हो गई, इसीलिए स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी? जी अनम्यूट कर ले सर। जी जी देखिए, ये सही बात है कि बहुत ही भयावह दृश्य हम लोगों ने देखा, बहुत खतरनाक और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई। उसके बाद से जिस तेजी जो दिखाई गई वो भी अपनी जगह पे है, और जिस तरह से 48 घंटे बाद इसको आतंकी हमला डिक्लेयर किया गया, तो हर चीज के पीछे सवाल तो होते हैं। इस बीच में फरीदाबाद एक बड़ा सेंटर आ रहा था जिसमें पता चल रहा था, कुछ खबरें आ रही थी कि बहुत सारा आरडीएक्स भी वहां मिल रहा है। बाद में कहीं ये भी खबर आई कि फरीदाबाद पुलिस ने इसको डिनाई किया है कि वो आरडीएक्स नहीं था। तो बहुत कंफ्यूजन भी था। फिर ये भी हम लोगों को बताया गया कि साहब ये हमला जो है नहीं था, ये जल्दीबाजी में हो गया, और उसके पीछे एक मैसेज ये दिया गया कि हमने ट्रैप कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, और इसलिए वो भागते भागते ये हो गया, वरना तो तबाही और ज्यादा होती। अब ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं, ये सारी अलग अलग थियरीज निकल रही हैं, मगर 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल हैं। एक तो ये कि इतना, जो आपने ओपनिंग में भी कहा कि इन लोगों की अगर ये शक की सुई थी, तो फिर ये नेक्सस इतना जबरदस्त तरीके से चल कैसे रहा था, जो अंजाम तक, जिस अंजाम तक पहुंच गया। तो एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर का जिक्र भी किया शुरू में कि ये एक मॉड्यूल है,
और ये वही आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में बैठ के अपने कैंप्स चलाते हैं, और हमने तब भी कहा था कि हमने इनके कैंप्स को खत्म किया है और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और अगर कोई और हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। तो उस मोर्चे पर चुप्पी क्यों है? जी। वो भी एक प्रश्न है। हम्म। उसके बाद अब ये है कि 48 घंटे बाद हमने इसको टेरर अटैक डिक्लेयर किया, और अगर आप ये देखें तो काफी सालों बाद कश्मीर के बाहर इतना बड़ा एक टेरर अटैक भारत की धरती पर हुआ है। कश्मीर के इलाकों में तो घटनाएं घट रही थी, जी। लेकिन पटना के बाद मुझे याद आता है कि दिल्ली फिर एक ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला तो ये है। जी। जी। और अगर है तो फिर वो सारे सवालों के जवाब हमें कब मिलेंगे? क्योंकि इसके पहले भी बहुत घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं। पुलवामा में भी जब आरडीएक्स की बात आई तो यही आज तक सवाल ये घूम रहा है कि आरडीएक्स आया कहां से था, कैसे पहुंचा? क्योंकि आरडीएक्स कोई छोटी चीज नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर हम इतनी जल्दी शक भी नहीं करना चाहते हैं कि वो फेल है, लेकिन जो जवाब है वो जवाब नहीं मिलते हैं। नई कड़ियां बन जाती हैं, पुराने भाषण दोहरा दिए जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद घटनाक्रम वैसे का वैसे हो जाता है। और अब 48 घंटे बाद अगर टेरर अटैक डिक्लेयर किया तो इसके पीछे अब ये भी तो था कि जिस दिन ये घटना घटी हमारे प्रधानमंत्री भूटान गए। अब वहां से जब वो लौट के आए, जब एक माहौल बन गया, नहीं तो वो सवाल तो तब भी खड़े हो जाते अगर आप टेररिस्ट अटैक उसको उस वक्त डिक्लेयर करते, तो ये सवाल तो होता ना कि जब भारत के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों गए हैं, कौन सा ऐसा विशेष कार्य था? क्योंकि इसके पहले भी घटनाएं हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने दौरे छोड़े हैं। तो इस बार क्यों नहीं हुआ? तो ये सब जो 2 दिन का टाइम बहुत सारी चीजों को मैनेज करने, बहुत चीजों को घुमाने, तो ये सवाल तो खड़े कर ही देता है। अब वो सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मैं एक छोटी टिप्पणी सौमित्र सर से भी लेना चाहूंगी। सौमित्र सर, आखिर 2 दिन के बाद इसे आतंकवादी हमला माना गया, आखिर सरकार ने इतना धैर्य क्यों बरता, इतना संयम? और जिस तरीके से मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है वो तो यही कह रहे बेहद ही संतुलित और पेशेवर तरीके से, अगर उनके शब्दों को देखें कि तारीफें हो रही हैं अमेरिका की तरफ से, क्या ये संतुलित और पेशेवर तरीका भारत सरकार का आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के प्रति? सौमित्र सर, सवाल आपसे। देखिए, संतुलित और पेशेवर तरीका जी जी हम सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। तरीका बताने का हो सकता है, लेकिन छुपाने का नहीं। मैं आपको बता दूं कि आज जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक टोटल 8 लोगों का एक पूरा मॉड्यूल था, और उस मॉड्यूल ने 2900 किलो नहीं 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उसको फरीदाबाद से लेके आया गया। नेपाल के रास्ते ये पूरा बारूद आया है, और अभी भी जो दिल्ली में लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 60 किलो अमोनियम नाइट्रेट फटा। अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ है किसी को नहीं पता। दूसरी बात यह है कि 32 कारों का एक पूरा बेड़ा तैयार किया गया था इसको अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचाने के लिए, और ये पूरी प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। तो अगर 2 साल से पूरी प्लानिंग चल रही थी और एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ये सारा कुछ साजिश रची जा रही थी, तो भारत की एजेंसियां क्यों चुप थी? क्यों उनको पता नहीं चला? क्यों उनको तब तक पता नहीं चला जब तक कि ये पूरा मॉड्यूल कश्मीर में एक पोस्टर छोड़ के चला आता है और उस पोस्टर में लिखा होता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पे भरोसा नहीं करें। तो सवाल इस बात का है कि नेपाल के रास्ते कैसे इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट का खेप आ गई। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश को आप कैसे देख रहे हैं, जहां CIA ऑपरेट कर रही है, जहां पे जो लश्कर-ए-तैयबा का पूरा जो ऑपरेटिव्स हैं वो बांग्लादेश में विजिट करते हैं, और विजिट करके वो वहां पे रेसिडेंशियल इलाके चुन रहे हैं जहां पे कि उनके कैंप्स लगेंगे जी। और यही जो सईद का पूरा जो उसके सहयोगी हैं वो नेपाल जाकर वहां पे वो अपने
जो ठिकाने चुन रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे और भारत की सरकार ने इस पर अभी तक क्या बातचीत की है? जी तो जी, जो संतुलित और जानकारियां आ रही हैं संयमित वो जवाब इतनी, की बजाय जी, वो इसी तरीके से जानकारियां इतनी देश को कम है बताना कि चाहिए बिल्कुल। कि नहीं, जानकारियां इतनी कम नहीं है, जानकारियां हैं हम सबके पास में, लेकिन हम उस पर कोई वो एक्शन नहीं लेना चाहते, या एक्शन लेने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जी। हमारे पास पॉलिटिक्स के लिए टाइम है, हमारे पास में देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इन सवालों का जवाब देने का समय नहीं है। हम्म, एक ब्रेक लेती हूँ मैं मेजर जनरल राजन सर से भी समझ लेना चाहती हूँ कि क्या वाकई देश की जो रक्षा एजेंसियां हैं वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, या फिर क्या स्थिति उनकी है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कहाँ पर चूक हो गई। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे मेजर जनरल राजन कोचर के पास। राजन सर, समझना चाहूँगी जो बातें यहाँ पर उत्कर्ष सर, सौमित्र सर ने कही हैं कि बहुत सारे सवाल तो हैं और जो जानकारियाँ आ रही हैं ये बहुत सारे सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठा रही हैं। तो ये जो होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल सामने आया है ये कोई नया तो है नहीं। मैं उमर अब्दुल्ला की भी बात आज सुन रही थी, वो कहते पहले भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह पकड़े जा चुके हैं, तो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को ट्रैक करना चाहिए था क्योंकि इनका तो पास्ट बताया जा रहा है, इनका तो टेरर रिकॉर्ड बताया जा रहा है, उसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां क्या चूक जाती हैं। खास करके फरीदाबाद वो सेंटर बताया जा रहा है। जब ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल वहां पर जहां पर सुरक्षा एजेंसियों का हेडक्वार्टर है, इतनी बड़ी चूक, सवाल तो पूछे जाएंगे। धन्यवाद नेहा जी। मेरे से पहले दो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है। इट्स वेरी इजी टू put the blame on the security agencies. You have to understand one thing. 140 करोड़ का देश है हमारा, और जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर है, हमारा पुलिसिंग हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटर में गवर्नमेंट्स अलग हैं, स्टेट में गवर्नमेंट्स अलग हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक सेंट्रल एजेंसी काम करती है NIA, और जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी उनके साथ इंटरैक्ट करती है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, एक NTRO ऑर्गेनाइजेशन है, एक different organizations are there. So it is not that people are not working. It is not that people are not doing their job, but it is a difficult job. A terrorist needs only one strike. सिक्योरिटी एजेंसीज आपका 10 बार एक इंसिडेंट को अवॉइड करेंगी, और 10 बार में से अगर वो 9 बार सक्सेसफुल हो जाती हैं, वो वाला सक्सेस नहीं देखा जाएगा, जहां पे एक फेलियर होगा वो हाईलाइट होता है ऑब्वियसली जी। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, द नैरेटिव इज विद द टेररिस्ट, द नैरेटिव इज नॉट विद यू। A terrorist knows when to strike. So you will always be preemptive, reactive in that role, because you don't know exactly when he will strike. Second important, I'm not trying to say that intelligence agencies गलतियां नहीं करती, but I'm just trying to say that they have a challenging task. Second important aspect is there is a role of civil society. हम दूसरों पे गलती 1 मिनट में लगा देते हैं। हम अपने आप जो हमारी गलती, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, one chap is very seriously injured. How many people are there going to help him out? People are just collecting all around. कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री टुडे? और मैं आपको एक चीज बता दूं, सिविल सोसाइटी अगर अपना रोल प्ले करे अच्छी तरीके से,
और उसको एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है उस रोल को प्ले करने के लिए, इसीलिए पुलिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, it is to a large extent rooted in corruption at the lower levels, especially at the lower levels. अब अगर आप इसको एसएचओ को भी देख ले, एक अगर एसएचओ की अपॉइंटमेंट जी। एक अपने एरिया में, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन द मीडिया, बट वी ऑल नो दैट हाउ द सिस्टम वर्क्स। व्हेन दिस सिस्टम इज you can corrupt the system. When terrorist knows that he can corrupt the system, and at the lower level if he can indulge in, अब एक सिंपल सी चीज है, जैसे हमने ये देखा टेरर मॉड्यूल आपका काम कर रहा है जी। आपका फरीदाबाद में काम कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, पुलिस की चौकियां बिल्कुल आसपास घूम रही हैं, पुलिस अपनी इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज को भी जानकारी है या नहीं है, देन द टाइप ऑफ सर्वेलेंस वी आर डूइंग ऑन दीज पीपल एंड द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। यू सी, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी इसलिए मैं इसको लेके आना चाहता हूँ बिकॉज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इन जम्मू एंड कश्मीर, technology plays a very important role to find out क्या आपका होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बिकॉज एक तो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है जो हम अपने इन्फॉर्मर्स रखते हैं हर एक जगह जो खबर देते हैं हम, दूसरा हम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के ऊपर हम अपना फेथ रखते हैं कि हम उनके इंटरसेप्ट्स पकड़ते हैं, हम उनकी कॉन्वर्सेशन पकड़ते हैं, हम उसको मोबाइल को टैप कर लिया जाता है, कई बार इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बट what I am seeing here is they are one step ahead of technology which our forces are actually possessing today. अगर आप एक पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आप वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का आपको ABCD नहीं मिलेगा वहाँ पे। इसका मतलब है आप ये कहना चाहता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में सुरक्षा एजेंसियां दुश्मनों से पीछे हैं? जी, ऑब्वियसली यू सी, अगर आप उनसे आगे होती तो आपको जानकारी मिल चुकी होती अभी तक। जब इतनी फैला हुआ नेटवर्क है, आपस में तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। यू सी, दे आर कम्युनिकेटिंग। हम अगर टर्की की भी बात करें, पाकिस्तान की भी बात करें, आई मीन इट्स वेरी इजी टू पुट द ब्लेम ऑन द कंट्रीज इन विच यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। पर सर, जैसा कि सौमित्र सर ने कहा कि बांग्लादेश का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो विस्फोटक लाए गए, आप क्या कर सकते हैं बांग्लादेश में अगर इस्तेमाल हो? आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं जी। जिस चीज को आप ट्रैफिकिंग कैसे वो पहुंचा भारत, तो आप इसको देखिए ना, आप इसको कैसे पहुंचा। अब हम बांग्लादेश बॉर्डर पे कितने लोग गए हैं यहाँ पे से? जी, आप जानते हो दैट हाउ पोरस दैट यू बॉर्डर इज एंड हाउ इजी इट इज टू कम इनसाइड इंडिया। तो इट्स नॉट, सी ऑल दीज they are very very large national security issues which are governing the nation. आपका जो म्यांमार का जो बॉर्डर है 1643 किलोमीटर्स, दैट बॉर्डर इज नॉट फेंस्ड। तो आप उसमें से इन्फिल्ट्रेशन कैसे रोकेंगे, मुझे आप बताइए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस टू इसको लुक एट ईच मीटर ऑफ द बॉर्डर, बिकॉज वहां पे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपका लाइन ऑफ साइट ही नहीं, आप अपना देख नहीं सकते, वो अंदर आ जाएगा जी। तो बहुत बड़े इश्यूज है। यू सी, दे आर नॉट सो इश्यूज। आपके 15,000 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स इज योर लैंड बॉर्डर्स, जिसमें से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इज अ कंटेस्टेड बॉर्डर जहां पे आपका विवाद है। और आपके बॉर्डर्स पे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अब जनरल मुनीर ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं कि अगला अटैक नॉर्थ ईस्ट से आएगा? बिकॉज ही नोज वल्नरेबिलिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में मेजर वल्नरेबिलिटीज है हमारी। हम जब तक इन सारी चीजों को एक होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। हमने आज एक टेररिस्ट अटैक हो गया और हम आपके प्रोग्राम में आ गए, हमने 1 घंटे पर डिस्कस कर लिया, इसके बाद आफ्टर 1 month एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन। सो द पॉइंट हियर इज that where are we going? These people who are getting radicalized,
we have to get to the root of the problem, that why educated people are getting radicalized, ठीक है। and why educated people only from one community are getting radicalized. See, all these are very, very pertinent and major issues which reflects on our governance, it reflects on a political system, and it reflects on a social fiber. तो ठीक है, जब तक बिल्कुल हर जी इंटरनली नहीं रिजॉल्व करेंगे, इंटरनल रिजॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सटर्नल आपका कोई कंट्रोल नहीं, पाकिस्तान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाइना को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको बांग्लादेश को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जिस चीज को आप कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है और आप कोशिश ही नहीं कर रहे उसको कंट्रोल करने की। एक ब्रेक लूंगी मैं, एक ब्रेक लूंगी। आपने बहुत ज़्यादा जो है ये तस्वीर को एक विस्तार दिया है कि अगर देखा जाए तो होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल जो है वो किन किन कारणों से एक्टिव होता है, कैसे जो युवा है वो बहक जाते हैं और दुश्मन के चंगुल में फंस जाते हैं, या फिर उनका जो ब्रेन है वो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। एक ब्रेक के बाद लौटे के हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पाहवा भी जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर जब तुर्की और बांग्लादेश का नाम आता है तो भारत के संबंधों को वो कैसे देखते हैं, और भारत क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत विरोधी आतंकी जो टूल्स है वहां पर उसको संरक्षण मिलता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी के पास। प्रमोद सर, अब तक की बातचीत से बहुत सारे एंगल इस आतंकी हमले के सामने आ चुके हैं, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लगातार ऐसा लग रहा है कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और भारत इन देशों के साथ बातचीत के जरिए इस समस्या को या फिर चुनौती के समाधान के प्रयास करते भी शायद नजर नहीं आता। प्रमोद सर, आप कैसे देखते हैं इसे? जैसे आपने बताया कि अमेरिका ने बोला है कि बहुत संतुलित कार्यवाही की है भारत सरकार ने, और सौमित्रा राय ने भी बहुत संतुलित सा बयान दिया अपना, जो भी कुछ बोला है ऐसा ही बोलना चाहिए, इससे ज़्यादा संतुलन खोना भी नहीं चाहिए, हालात भी ऐसे नहीं है। और आपने भी लिखा है कि होम ग्रोन टेररिस्ट अटैक, इसका मतलब ये सब मिलकर, हमारी सरकार भी मिलकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है क्या? और ऐसा संभव नहीं है कि भारत के अंदर कोई भी आतंकी कार्रवाई हो तो उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ना हो, खासकर जब वो कश्मीर से जुड़ी हुई होती है। हमें बताया जा रहा है अमोनिया नाइट्रेट आया। अमोनिया नाइट्रेट तो हमारे यहाँ खेतों में वैसे भी डलता है और वो कोई इतनी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर बताया जा रहा है कि 60 केजी ब्लास्ट हुआ। मेरे परिवार के ही किसी बच्चे की वहाँ पर शॉप है लाजपत राय मार्केट में, जस्ट 100 गज दूर वहाँ से। उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा ब्लास्ट था जी। सरकार बता रही है 8 कैजुअलिटीज हुई हैं, प्रत्यदर्शी कुछ और बता रहे हैं, हालात कुछ और बता रहे हैं। आज तक भी मंडे शाम को हुआ था और अभी तक कल सुबह तक वहाँ मार्केट को बंद किया गया है, खुलने नहीं दे रहे। वहाँ किसी का उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। मेट्रो स्टेशन तो भी उसका भी संचालन बंद है जी। तो बहुत कुछ ऐसा है जो शायद हम जान नहीं पा रहे, हमें जानने नहीं दिया जा रहा। और इन सब कंफ्यूजन्स के बीच में एक ऐसी अफवाहें खड़ी हो जाती हैं और मीडिया अपने हिसाब से कुछ भी बताने लगता है। और सबसे बड़ी तकलीफ बात यह है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी जब पहला बयान दिया था तो उन्होंने भी कहा सूत्रों के हवाले से। ये सूत्र क्या होते हैं? अगर गृह मंत्री को भी सूत्रों के हवाले से खबर देनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि गृह मंत्री को छुपाना चाह रहे हैं। आज उन्होंने तुर्की के इन्वॉल्वमेंट बताई जी, और उसके अंदर भी ऐसा कुछ बताया कि उसमें तुर्किया वो गए थे या आए थे। तुर्किया ने भी उसको तुर्किया ने भी इस चीज को मना किया है, डिनाई किया है इस बात को। तो अगर ये सब हो रहा है तो क्या हम किसी एक बड़े जंग के ग्रे जोन में बदलना चाह रहे हैं अपने आप को, या हम वहां ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है? तो मेरा मानना यह है कि सरकार को पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जनता को बताना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो कोई तकलीफ नहीं है, हो भी सकती है। हालांकि मैं नहीं मानता कि हमसे गलती होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो इस शोर के बीच में ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी एजेंसीज भी बहुत बड़ी हैं। हमारे पास MI है, IB है, LIU है और उसके अलावा सबसे बड़ी RNW है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर RNW
उड़ते हुए परिंदे के पर गिन सकती है, तो उसको एहसास नहीं होगा कि क्या होने वाला है। अब इल्ज़ाम तो ये भी लगाया जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि ये फॉल्स फ्लैग था, कोई ये भी कह रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। और अगर ये फिदाइन हमला था तो इसलिए नहीं बात मानते कि फिदाइन हमले में अकेला ही आता है जो भी टेररिस्ट होता है। इसमें 3 आदमी एक ही कार में थे और तीनों ही जो है वो जाँ बाक हो गए, मर गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, मेरा यही मानना है। सरकार को ईमानदारी से सब कुछ सामने रखना चाहिए। और अगर हमारे जी। प्रधानमंत्री जी बड़े भारी मन से भूटान गए थे, भारी मन से वापस भी आए होंगे, तो उनको जाने से पहले ऐसा कुछ कह देना था जिससे देशवासियों को, एजेंसीज को और पूरी दुनिया को एक संदेश जाता। आप देखें कि अमेरिकन एम्बेसीज ने जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमला हुआ है तो उसको टेरर अटैक बोला है, जी। लेकिन हमारे यहाँ जो लाल किले वाला हमला हुआ है उसको उन्होंने बोला है कि भयंकर हमला था। पर तो वो हमारा क्या टेरर करेंगे अटैक जब क्यों भारत नहीं? सरकार ही नहीं कबूल रही है कि ये टेररिस्ट अटैक था, तो फिर एम्बेसी में बैठे अमेरिकी जो दूतावास के अधिकारी हैं वो क्या बोलेंगे? तो जो जांच एजेंसी वाले लोग होते हैं, एनआईए वाले या फोरेंसिक वाले होते हैं, वो तो इमीडिएट इस चीज का आइडिया लगा देते हैं कि यहाँ किस चीज का ब्लास्ट हुआ है, जी। कैसे हुआ है, वो हाथ से छूकर ही बता देते हैं। उनकी इतनी एक्सपर्टीज है। तो या तो टेररिस्ट हमसे बहुत आगे निकल गए, जैसा जनरल साहब बता रहे थे कि हमें आज तक नहीं मालूम हुआ कि वो किस चीज का ब्लास्ट था। और अगर वो रियल में कोई ब्लास्ट था तो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ते रहेंगे। या फिर ये भी माना जा सकता है कि कोई तीसरा देश या कोई तीसरी ताकत ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्ट करना चाहती है साउथ एशिया में, और साउथ एशिया को ग्रे जोन बना के महाशक्तियों की जंग में उलझाना चाहती है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचते ही नहीं, कभी विचार भी नहीं करते, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि थर्ड वर्ल्ड में सब कठपुतलियां ही होती हैं। सरकारें या जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जी। इनकी अपनी अगर निर्णय लेने की क्षमता होती तो शायद यहाँ आज हम डिस्कशन में ना बैठते। बिल्कुल बिल्कुल। उत्कर्ष सर, कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी की बात आई है तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत की जो एजेंसियां हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीक के मामले में दुश्मनों से पीछे हैं? अब तो बात एआई की हो रही है, एआई मिशन की बात हो रही है, तो फिर ये जांच में पता चला है कि वो एक ऐप के जरिए, जो आतंकी थे वो ऐप के जरिए एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे थे। जी देखिए नेहा, अगर बात ये है कि हम टेक्नोलॉजी में हमारी एजेंसियां बहुत पीछे हैं उनसे, तो ये तो बहुत शर्म की बात है, होनी चाहिए। क्योंकि भारत की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात होनी नहीं चाहिए। और भारत की एजेंसियों को अगर इक्विप नहीं किया जा रहा है, अगर उनको ये सारी चीजें मिल नहीं रही हैं, तो ये खतरनाक बात है। ये फिर देश के साथ धोखा है, क्योंकि वो कम लोग होंगे हमारी एजेंसियों में, जैसा जनरल साहब कह रहे थे कि इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वो कम है, लेकिन ये हमारा फर्ज है, ये हमारी सरकार का फर्ज है कि उनको इतना मजबूत करें कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से जी। तो हालांकि आर्मी भी अभी कई जगह से ये बात आई, अलग अलग फोर्सेस के चीफ्स ने ये कहा कि हमको कमिटमेंट तो हो जाता है मगर टाइमली हमें डिलीवर नहीं होता है, तो कमिटमेंट ही मत करिए। और ये चलता रहता है, तो ये बात ठीक नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अगर आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ भी अगर इस तरह की देरी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी तरफ एक चीज मैं जरूर वहां से जिक्र करना चाहता हूं नेहा, जहां से जनरल साहब ने छोड़ा जी, कि दूसरे की लैंड पे हमारा कंट्रोल नहीं, अग्रीड, कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी तो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे अगल बगल सिर्फ दुश्मनी ना रहे। पिछले 8-10 सालों में हमने देखा है कि साउथ एशिया में हमारे पास कोई दोस्त नहीं बचा। पहले हम देखते थे कि हमारे पास पाकिस्तान के अलावा दुश्मन नहीं कोई होता था। आज नेपाल का भरोसा हम पे नहीं, या हमारा भरोसा नेपाल पे नहीं है। बांग्लादेश का हाल सबके सामने है।
भूटान की क्या ही कहें, श्रीलंका पे भी आप कितना भरोसा कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। जी। तो जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ, और ये वाला सवाल, क्योंकि आप जब पॉलिटिक्स में इतना आगे निकल जाते हैं, आप नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर इस लाइन पे करने लगते हैं कि नेपाल को हम वापस हिंदू राष्ट्र बनाना जी, चाहते हैं। एक और ब्रेक उसके की लिए हमारे मजबूरी है उत्कर्ष politician- सर। मैं वापस आऊंगी आपके पास। एक ब्रेक की मजबूरी, एक छोटा सा बात ब्रेक तो लेते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस पर जरूर बातचीत पूरी पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत करती हूँ सभी दर्शकों का और सीधे चलते हैं उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी पूरी करें और उसके बाद अगला सवाल मैं सौमित्र सर से लेंगी। मैं बहुत जल्दी जी। बात कर रहा हूँ। एक तो मैं बात ये कह रहा था कि अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ हमारे कैसे हैं, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, क्योंकि बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश के साथ हमारे जब तक अच्छे रिश्ते थे तब तक वहां से हमें हमारे खिलाफ काम करने वाले लोगों को सपोर्ट भी उस तरह से नहीं मिल रहा था, बट हमने लूज कर दिया उनको। मैं ये कह रहा हूँ, और दूसरी बुनियादी बात कि वही बात कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग जो ये टेरर अटैक में, अब डॉक्टर्स का नाम आ रहा है जी। एक यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, उसको सेंटर बताया जा रहा है, तो ऐसा क्या है कि ये फेथ नहीं क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि अनपढ़ को बरगला सकता है कोई, अगर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है, इस हद तक बैठा हुआ है, क्यों? इस क्यों का जवाब ना सिक्योरिटी एजेंसी देगी ना इंटेलिजेंस देगी। और जैसे फिर क्या बात वो कही जा सकती है, जैसा मेजर जनरल ने कहा था कि क्यों एक ही समुदाय के लोगों का रेडिकलाइजेशन, ये बातें सामने आती यही तो पूछ रहा हूँ जी। मेरा सवाल भी यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि आप एक्शन और रिएक्शन की चेन के ऊपर जब पॉलिटिक्स करेंगे तो यही होगा। आप फेथ की पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, आप एक्शन और रिएक्शन की चेन को मेंटेन करने में लगे। कुछ भी होता है आप ठीकरा फोड़ते हैं, बाद में सब खत्म हो जाता है, टाइम निकलता खत्म हो जाता है, लेकिन आप करते। तो एक जो भाई भारत के सारे नागरिकों के भीतर, और देखिए इसमें भी रिपोर्टिंग का भी क्या तमाशा है जी। रिपोर्टिंग का भी तमाशा ये कि नाम भी जब लिए जा रहे थे टेलीविजन मीडिया पे, तो बड़े सेलेक्ट बहुत सारे नाम जो हैं रिकॉर्ड पे, वो नाम नहीं लिए जाते। पर मृतकों में भी तो बिलाल नाम सामने आता है। मृतकों में भी जो है बिलाल ही नहीं आता है, उमेश और दिलीप और टिंकू भी आता है जी, लेकिन नहीं आ रहा है। मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं इसके डिटेल में जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टारगेट करके अपनी पॉलिटिक्स को चलाना चाहते हो तो आप जीवन में कभी फेथ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते जाएं। भाई अगर ये ऑब्जेक्टिव ठीक है, ये सवाल है कि एक ही रिलीजन के लोग क्यों आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं भाई, और तब आपका जवाब होता है कि साहब उनके तो ऐसे ही है, सोच ही ऐसी है। एक सवाल ऐसा नहीं होता जी। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स जब तक आप सही लाइन पे नहीं ले जाएंगे, आप इस समस्या का निजात और निदान पा ही नहीं सकते। ठीक है सौमित्र सर, क्या सरकार इस वक्त सुरक्षा के मोर्चे पर भी गंभीर सवालों का सामना कर रही है और सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, मुश्किल वक्त का भी सामना कर रही है? अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर चले गए तो अमित शाह इस बारे में नागरिकों को जो है बता सकते थे, जानकारी दे सकते थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जाती है। सौमित्र सर देखिए, जब प्रधानमंत्री जब भूटान चले गए और उसके बाद अमित शाह जी ने जो है बड़ा दुख व्यक्त किया और सारी चीजें कही, इसी बीच में फरीदाबाद की पुलिस ने एक बयान जारी किया जी। उन्होंने कहा कि ये कोई अमोनियम नाइट्रेट या कोई वैसा जिसको कहते हैं कि विस्फोटक सामग्री नहीं है, ये तो पटाखे बनाने वाला कुछ केमिकल है। इस तरीके से अगर आप चीजों को डल करेंगे। दूसरी बात, सीसीएस की बैठक कल रात को ही, कल शाम को, देर शाम को सीसीएस की बैठक हुई है जिसमें ये कहा गया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है।
क्या प्रधानमंत्री सीसीएस की बैठक तक नहीं रुक सकते थे? क्या सीसीएस की बैठक उस घटना के जो जो 11 तारीख की शाम को हुई थी, उस घटना के कुछ घंटों के भीतर सीसीएस की बैठक नहीं होनी चाहिए थी? पहली बात। जी। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि मैं समय को बहुत पहले देख लेता हूँ। अगर आप समय को बहुत पहले देख लेते हैं तो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या जरूरत है? ये तो वो वाली बात हो गई बालाकोट में कि बादलों के बीच में से आप अपने जहाज उड़ाइए ताकि रडार का से जो है बचे रह सके। इस तरह की फिजूल की बातें और इस तरीके के फिजूल के आप लोग मतलब जो सरकार के जो जो एक्शंस हैं, इसको आप हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, आई एम सॉरी टू से, कि ये हमारी टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं या हमारी टेक्नोलॉजिकल हमारा जो पिछड़ापन है, जी। ये नहीं कह सकते। आपने आर्मी को कभी भी वो फ्री हैंड नहीं दिया कि वो काउंटर इंटेलिजेंस पे काम कर सके। आपने अपनी पुलिस को पुलिसिंग नहीं करने दी, बल्कि जो बेकसूर लोग हैं उनको उठा उठा के जेल में भरने की आपने पुलिसिंग कर रखी है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये बहुत ऊपरी लेवल की बातें हैं। हम उन लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं जो वाकई में देश के जो जो सुरक्षा है उसके लिए वो खतरा बने हुए हैं। हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो सत्ता के लिए खतरा बने हुए हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज तो का ऐसे जो है अगर यहाँ आप पर इस देश को आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल, ये जब आप इस देश को अगर इस तरीके से अगर आगे लेके जाएंगे, जी, समय थोड़ा और कम इस है। तरीके जी, के ब्लास्ट होंगे। और जहां तक सौमित्र सर, डॉक्टर का सवाल है, जी, जहां तक डॉक्टर का सवाल है, तो बिल्कुल आप ये बात समझ लीजिए कि नरोदा पाटिया में भी जो जो वहां पे नरसंहार हुआ था उसमें भी एक डॉक्टर शामिल थी। ठीक है। पावा सर से एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मेजर जनरल से भी एक छोटी टिप्पणी बनती है। पावा सर, क्या प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है, इसी वजह से चूक तो इसे एक्सपेक्ट आगे भी किया जा सकता है? 4 बड़े बड़े शहरों को। जी, सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, आतंकी होते हैं, वो एक ही समुदाय के क्यों होते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं वो एक ही समुदाय के क्यों होते हैं। ये तो भारत है। हमारे यहाँ 1971 के हीरो जनरल शाहबेग सिंह भी टेररिस्ट कहलाए गए, और एक कर्नल साहब तो मालेगांव ब्लास्ट में काफी टाइम से जेल में भी रहे, उसके बाद अब छूट के आ गए, शायद दोबारा ड्यूटी पर आ गए। तो आतंक को धर्म से या समुदाय या किसी समाज से जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल आपके लिए, सभी साथियों के लिए और दर्शकों के लिए छोड़कर जाता हूं कि क्या ये जो कल ब्लास्ट हुआ है जी, ये किसी बड़े और किसी बड़े आने वाले युद्ध का अंदेशा है, या क्या हमारे भारत को ग्रे जोन बनाया जा रहा है महाशक्तियों के लिए? जी, क्या इसमें कोई तीसरी ताकत इन्वॉल्व है और बाहर की ताकत इन्वॉल्व है? जी। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो बाकी फिर ऐसे में तो फिर बुराई सरकार की करना- प्रायोरिटी फिर से यहाँ पर सवालों में इसलिए आ ही जानी चाहिए। जी, सरकार की बुराई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार है ही नहीं, सब तो ऑटोक्रेसी पर चल रहा है। ठीक है। एक छोटी टिप्पणी राजन सर से भी लेती हूँ। सर, क्या प्रायोरिटी की समस्या है या फिर विदेशी ताकतों के आगे कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक देश की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी, और अगर आप फौज में, मैं इसको रहा हूँ और मैं इसके ऊपर लिखा भी है, पिछले साल का डिफेंस बजट जिसमें आपको 1.9% आपको जीडीपी का आपको शेयर मिला था, और अगर आप उसमें पेंशन वगैरह निकाल दें तो आपकी कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए आपके पास खाली 1.2% है जीडीपी का। और अगर आपको एक आधुनिक सिस्टम्स अगर आपको चाहिए और आपको ये सब चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी आपके देश में है नहीं। आप इसको वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हथियारों के। तो आप उसको बोलने से क्या होता है? आत्मनिर्भर भारत आपने बना दिया, कुछ बना दिया, मेक इन इंडिया कर दिया, जेट इंजन आप इसको बनाने से, एक आप असॉल्ट राइफल नहीं मैन्युफैक्चर कर सके हमारे देश में 40 साल 50 साल तक। तो देयर आर मेजर इश्यूज इन द कंट्री। जब तक आप नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपने सब्सिडी देते रहेंगे इलेक्शन जीतने के लिए, और इसको राशन दे दो, चावल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इसको फ्री वाटर दे दो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो। दिस इज नॉट द वे अ कंट्री इज टू बी रन।
ठीक है। आपको नेशनल सिक्योरिटी को जब तक आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये आपके इंसिडेंट्स आपके रुकेंगे नहीं। एंड दिस इज माय क्लोजिंग रिमार्क। हम कुछ भी डिस्कस करते रहे, जब तक आपकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड रहेंगी, आप टीवी चैनल्स में हम एक दूसरे का टाइम ही बर्बाद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े। सौमित्र सर आपका, उत्कर्ष सर आपका भी, प्रमोद सर आपका भी और राजन सर आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दर्शकों से जो सवाल प्रमोद पावा सर ने पूछा है, आप क्या राय रखते हैं, या फिर हमारी ये जो पूरी चर्चा रही, पूरी स्ट्रेट टॉक के दौरान हमने जिन जिन एंगल से इस दिल्ली आतंकी हमले को समझने की कोशिश की है कि आखिर किन कारणों से ये जो होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल है वो सामने आ जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4 बड़े शहरों को टारगेट बनाने की मंशा थी इन आतंकवादियों की। DNA टेस्ट भी मैच हो चुका है। डॉक्टर उमर का कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। आप हमें ईमेल भेजें info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।